खेल बढ़ाने के लिए एक मिशन चलाया गया था। उसका नाम था तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986। तो आपसे पूछा जाए कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में की गई। भारत में उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान। जो हम लोग अधिकतर देखते होंगे, सारे किसान उर्वरक पर ही डिपेंड होते हैं, खाद खरीदते हैं, उन्हीं से जो खेती करते हैं। तो इस मामले में हम लोग विश्व में तीसरे स्थान पर हैं, जबकि चीन और अमेरिका पहले और दूसरे स्थान, मतलब पैदा करने में भी और प्रयोग करने में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। जबकि चीन जो है सर्वाधिक उर्वरक को पैदा भी करता है और उसका उपयोग भी करता है, फिर अमेरिका करता है, फिर भारत करता है। भारत उर्वरक उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी खपत का 94%, व दोस्तों फास्फेटी उर्वरक खपत का 82% उत्पादित करता है। मतलब जो एक होता नहीं है, एक नाइट्रोजन से बनाया जाता है, एक फास्फेट से बनाया जाता है। तो भारत सर्वाधिक नाइट्रोजन उर्वरक में 94% पैदा करता है और फास्फेटी उर्वरक का कितना, तो आपको ध्यान रखना 82% उत्पादित करता है। तो भारत में सर्वाधिक नाइट्रोजनी उर्वरक, उसके बाद फास्फेटी उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों पोटेशियम उर्वरक गुजरात से आयात किया। दोस्तों पोटेशियम उर्वरक होता है, उसको भारत में नहीं बनाया जाता है, अन्य देशों से लिया जाता है। जबकि नाइट्रोजन बनाया जाता है, फास्फेट बनाया जाता है, लेकिन जो पोटेशियम उर्वरक है उसको अन्य देशों से हम लोग लेते हैं। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी, दोस्तों इन सब के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। तो बहुत ही कुछ ऐसी फसलें जिनमें भारत पहले नंबर पे आता है, तो इनको याद कर लेना। आम के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर है, केले के उत्पादन में, चीकू के उत्पादन में, खट्टे नींबू जो है, और काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक और हल्दी। दोस्तों फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में स्थान है। पहला किसका? चाइना का। दुनिया में सबसे ज्यादा फल और सब्जियों का उत्पादन चाइना करता है, उसके बाद हमारा भारत करता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। दोस्तों जो तंबाकू की जो पत्तियां होती ना, उनको सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। दोस्तों इसी तंबाकू की दोस्तों जो पत्तियां होती हैं, उनको बीड़ी भर देते हैं, सिगरेट भर देते हैं नशे के लिए। तो आपसे पूछा जाए दोस्तों तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग, ऐसा तो नहीं, जो तंबाकू पत्तियां होती पहले हरी हरी होती है, उनको सुखाया जाता है, उनको कई दिनों तक धूप में रखा जाता है, इस प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। बाद दोस्तों इसको पैकेट पैक करके आप लोग खाते प्रयोग करते हैं, जिसमें दोस्तों पत्तियों में वांछित रंग और गंध और गुणों का विकास होता है। मतलब दोस्तों जो पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है, और ऐसा करने से क्यों होता, क्या होता है दोस्तों, पत्तियों में जो गंध का विकास, मतलब जो स्मेल आती है, आप लोग देखते हो नशा होता है, उसका आगे की ओर इसकी प्रक्रिया बढ़ती है। दोस्तों भारत में चाय की खेती 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी से प्रारंभ की गई। तो आपको ध्यान रखना, चाय हम लोग बहुत पहले से उत्पादित कर रहे हैं। आज जो अंग्रेज थे वो भारत में चाय की जानकारी उनको प्राप्त हो गई, चाय बनती है। और आज भी कितना सारा चाय अमेरिका और केन्या पैदा करता है, और इंग्लैंड के लोग, बहुत सारे लोग कॉफी नहीं चाय पे डिपेंड है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई। दोस्तों चाय की पत्तियों में कैफीन और दोस्तों टेनिन की प्रचुर मात्रा होती है। वैसे चाय में भी होती है कैफीन, और आपको ध्यान रखना है कॉफी में दोस्तों कैफीन होती है। तो दोस्तों जब आप लोग बहुत थक जाते हो, तो आप लोग अगर रात में पढ़ रहे हो या सुबह पढ़ रहे हो, तो एक कप चाय पीने से आपको बूस्ट हो जाते हो, इसकी बजाय कि आपके अंदर एक ऊर्जा, एक तत्व कैफीन जब जाता है तो आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है, उत्साह बढ़ाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चाय की पत्तियों में कैफीन व टैनिन की प्रचुर मात्रा होती है। तो दोस्तों भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में, तो आपको पता है कि ऐसी ऐसी चाय है जो 1-1 लाख रुपए की पैकेट बिकाई पड़ती है, 2.5 लाख रुपए की पैकेट की जो है चाय बिकती है। सबसे अच्छी चाय दार्जिलिंग में सबसे नंबर 1 क्वालिटी की पैदा होती है। वहां पर दोस्तों उनकी कीमत, कभी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जाइएगा, वहां पर चाय की सबसे बड़ी बागान है। वहां पर दोस्तों जो स्टोर है, दुकान है, वहां पर 2.5-3 लाख रुपए वाली चाय होगी दोस्तों, वो लगी रहती है पैकेट। सब लोग नहीं पी सकते, नॉर्मल लोग, जो अमीर लोग हैं, जो बड़ी फैमिली, वो लोग खरीदते हैं। इससे क्या होता है, उस चाय को पीने दोस्तों शरीर की जो त्वचा होती है वो थोड़ा कम
समय में मतलब बूढ़ी होती है, कह सकते हो कि अच्छी बनी रहती है और उसमें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। फिलहाल दोस्तों आपको ध्यान रखना, विश्व की प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में, जो विश्व में सबसे फेमस है वो उलंग चाय है और इसको ताइवान में पैदा किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे हम लोग हमेशा यहाँ चाय पीते हैं तो दूध और चीनी के साथ, लेकिन कभी भी आप अगर भारत के बाहर जाएंगे, ताइवान जाइए या आप जो है किसी जो है अन्य देश चाइना जाइए, वहां पर दूध की चाय सिर्फ चाय ही होती है, केवल चाय और शुगर के अनुसार पी जाती है। दूध का प्रयोग वहां पर चाय में नहीं किया जाता है, ताइवान में फिलहाल चलेगा ये देखा जाता है। और दोस्तों कहवा की अन्य दो किस्में हैं, रोबस्ता और लिबेरिका। मतलब दोस्तों जो कहवा है ना, कॉफी के लिए जिसका प्रयोग होता है दोस्तों, कहवा में सबसे अच्छा जो कहवा होता है उसे अरेबिका होता है, अरेबिका कहा जाता है, सबसे बेहतरीन किस्म का होता है। तो आपसे पूछा जाए सबसे उच्च कोट के कहवे को क्या कहते हैं, तो अरेबिका। इसके अलावा दोस्तों रोबस्ता और लिबेरिका भी कहवा की ही प्रजाति है, आपको हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों मोचा कहवा यमन में पाया जाता है, एक कहवा है मोचा, दोस्तों मोचा कहवा यमन में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मक्के में व्हाइट बट एवं धान में खैरा रोग दोस्तों जिंक की कमी के कारण होता है, तो आपको हाईलाइट कर लेना है। अगर पूछा जाए दोस्तों मक्के में व्हाइट बड और दोस्तों धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना जस्ता। दोस्तों भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पी पौधा होता है, मतलब दोस्तों जो ये आर्किड होता है एक मनमोहक बेहतरीन प्रकार का जो है फूल होता है, फूल पौधा होता है। दोस्तों इससे ही भारत में जो है सर्वाधिक फूल की प्राप्ति होती है। जो फूल पता है कि हमारे यहाँ तो ठीक है, अधिकतर दोस्तों जो और भी इत्यादि राज्य दोस्तों वहां पर आर्किड खेती की जाती है, जिससे फूल और जो है पौधे का उत्पादन हो जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों मुख्य रूप से इस निर्माण में सजावट के रूप में भी किया जाता है, खाद्य रूप में एवं दोस्तों परंपरागत दवाई में। दोस्तों भारत में इसकी खेती उत्तर, तो आपको हाईलाइट कर लेना है, भारत में आर्किड की खेती उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड पैदा होता है और इसकी खेती उत्तर पूर्वी भारत में होती है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आर्किड स्टेट के रूप से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाए, किसको आर्किड स्टेट के रूप में जानते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को। मैंने बताया आर्किड क्या है दोस्तों, ये फूलों का एक पौधा है, इसका प्रयोग दोस्तों सजावट के लिए भी किया जाता है, इत्र के लिए भी किया जाता है और 9% उत्पादित होता है भारत में और सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में, आपको हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्नेसी कुल का पौधा है। कल आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, वहां पर बहुत सारे कुल थे, कुकुरबिटेसीन था, लेग्मिनीसीन था, रेसेनेमीन था, तो फिलहाल उसी में है लेग्नेमिनस जो है लेगुमिनस फसल। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्मिनस फसल है। ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है और विश्व स्तर पर तेल और गैस सॉरी, तो आपको ध्यान रखना है जो ये ग्वार होता है ना दोस्तों, इसका प्रयोग गोंद को पैदा करने, आप लोग जो गोंद प्रयोग करते हैं तो गोंद को प्रयोग नहीं करता है जो पहले आता था। अब तो सब लोग जो है फेविक्विक का प्रयोग, जो है फेविकोल का प्रयोग करते हैं। अब गोंद का जमाना थोड़ा पीछे हो गया है। पहले जो है सरकारी कार्यालयों में नीली नीली बोतलों में बड़ी बड़ी गोंद की बोतलें आती थी, उन्हीं को जो है बनाने के लिए जो है इन ग्वार और क्लस्टर का प्रयोग किया जाता है, जो लेग्युमिनस फसल होती है और जिसका प्रयोग गोंद बनाने में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ग्वार और क्लस्टर का प्रयोग गोंद को बनाने में किया जाता है। दोस्तों वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक के लिए किया जाता है। मतलब दोस्तों इस ग्वार और क्लस्टर का प्रयोग दोस्तों हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक के लिए किया जाता है। दोस्तों वर्तमान में तेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत में विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक, तो इतना याद रख लेना दोस्तों, ग्वार गोंद का प्रयोग दोस्तों जो वही सब चीजों में चपकाने के लिए हाइड्रोलिक से कुछ प्रयोग किया जाता है। फिलहाल भारत विश्व में सबसे ज्यादा ग्वार गोंद पैदा करता है, इतना ध्यान रखिएगा, बाकी परीक्षाओं में आएगा तो सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गोंद पैदा करता है ग्वार गोंद, राजस्थान, हाईलाइट कर लीजिएगा। दोस्तों कर्नाटक सुपारी एवं कॉफी उत्पादन में नंबर 1 पर है। दोस्तों सबसे ज्यादा सुपारी और कॉफी कहाँ पैदा की जाती है, कर्नाटक में।
नासिक अंगूर के पैदावार के लिए फेमस। दोस्तों नासिक पता होगा, महाराष्ट्र में नासिक षड्यंत्र केस भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो सबसे ज्यादा नासिक आपको ध्यान रखना कहाँ पे पैदा की जाती है, तो आपको ध्यान रखना नासिक में अंगूर। अच्छा, आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, अंगूर का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो बता सकता है कि अंगूर का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? बायोलॉजी कौन याद करने के लिए दे रहा लगातार? जो दे रहा सबसे पहले वो बताए। हाँ, फल वित्तीय और बीजांकुरण होता है। अंगूर में फल वित्ती और जो उनके बीज होते बीजांकुरण खाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज खाते हैं। आम में क्या खाते हैं? मध्य फल वित्ती खाते हैं। तो जो लोग भांग पी के आंसर दे रहे हैं ना, उनको याद रखना है कि पन्ने के क्वेश्चन आपको रट्टे होने चाहिए। ऐसा नहीं केवल लिखने वाला ही याद करेगा, सबको आंसर आने चाहिए। परीक्षाओं में भी आया था कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल होता है। एरिल खाया जाता है, बिल्कुल चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे याद करेंगे तभी परीक्षा फंसेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक। दोस्तों रबड़ जो था ना, रबड़ के पौधे की खोज अमेजान के जंगलों में की गई थी। और भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा रबड़ कौन पैदा करता है? केरल। आपको हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। पहले केरल था, अब दोस्तों मसाले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा। फिर हो सकता है आंकड़े बदल गए हो, तो आपको भी ध्यान रखना है। हाँ, केसर के मामले में जम्मू कश्मीर का कोई है ही नहीं है, तो केसर आपको ध्यान रखना सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर। आपको हाईलाइट कर लेना, सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। दोस्तों सिक्किम आपको ध्यान रखना है, जैविक खेती मतलब कोई तरीके से जो है जैव आधारित गोबर से खेती करना, कि खाद का प्रयोग करना, तो ना कि डीएपी का। दोस्तों आपको ध्यान रखना, जैविक खेती करने वाला भारत का पूर्ण रूप से राज्य सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप बना है, आपको वो भी यहीं पर नोट कर लेना है। लक्षद्वीप भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने जैविक खेती की शुरुआत की है। दोस्तों अरहर जिसे तूर कहा जाता है, दोस्तों अरहर को लाल चना तथा पिजन पीक के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अरहर को लाल चना, इसी को पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। हाईलाइट करिएगा, महत्वपूर्ण है। कोई बता सकता है कि अरहर रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है? बोते होंगे ना आप लोग अरहर की दाल। रबी की फसल। रबी की फसल है, बोए हो तो कंफर्म है कि ऐसे ही बस लगाए हो? वो तो 12 माह होती है। सबसे ज्यादा किस में होती है? रबी में मतलब ठंडियों खरीफ में में। होती है, गर्मी में होती है, बताओ खरीफ तो में बस। खरीफ में हाँ, खरीफ की फसल होती है फिर सबसे खरीफ ज्यादा। में। हाँ। हाँ, खरीफ की फसल होती है सबसे तक। खरीफ मतलब गर्मियों के मौसम में इसका प्रयोग किया जाता है, चलेगा। वैसे ध्यान 12 माह दीजिएगा लगी रहती दोस्तों। है वो बात तो। करते, हाँ बात, लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें अगर हमको इसको चुनना होगा तो फिर हम खरीफ पे चुनेंगे। लंबे रेशे दोस्तों वाले लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। मतलब दोस्तों पता है दुनिया में सबसे लंबे रेशे वाले जो कपास है वो अमेरिका में पाए जाते हैं, अमेरिका में पैदा होते हैं। और अपने भारत में उत्तर पश्चिम भाग में इस लंबे रेशे वाले कपास को नरमा कहा जाता है। हाईलाइट करिएगा, कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कपास पर जब फूल आने के समय आकाश में बादल नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, मतलब जिसमें बादल होगा तो कपास में फूल नहीं आएगा, किससे से आएगा? राशि में आएगा। इस बात को ध्यान देना। दोस्तों विश्व में लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक अमेरिका। तो लंबे रेशे का सबसे बड़ा उत्पादक है अमेरिका, आपको हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों अन्न भंडार करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का खतरा होता है। मतलब दोस्तों अगर आप अन्न दोस्तों भंडार कर रहे हैं, गेहूं कहीं इकट्ठा लगा रहे हैं, चावल लगा रहे हैं, तो ऐसा दोस्तों कहा जाता है दोस्तों जो दानों की नमी हो दोस्तों वो 10% से नीचे हो, आपको ध्यान रखना है। नहीं दोस्तों उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, कीड़े लग जाते हैं ना, गेहूं सुन तो गेहूं कीड़े लग गए हैं, धान लग गए, चावल लग गए। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए अन्न को कितने परसेंट दोस्तों नमी पे रखने पर शुद्ध रहता है? 10% की आपको ध्यान रखना चलेगा। दोस्तों दलहनी फसलों में कोबाल्ट आवश्यक तत्व होता है, इसलिए कहते हैं कि दाल
अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दिन में एक बार दाल जरूर खाएं, क्योंकि दाल में प्रोटीन तो होता ही होता है, कोबाल्ट होता है, आयरन होता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो शाकाहारी व्यक्ति को दिन में एक बार दाल जरूर खाना चाहिए, चाहे आप कुछ खाएं चाहे ना खाएं, सारी भरपाई दाल ही करती है इंसान की, और सेहत में तुरंत सुधार आएगा। फिलहाल दोस्तों, ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया, मतलब मौसम के आधार पर 3 बार भारत में खेती होती है, गर्मी के महीनों में, एक ठंडी के महीनों में, एक दोस्तों बीच में हो जाती है। ऐसे होती थी 12 मास, लेकिन कुछ फसलें ठंडी और गर्मी के आधार बांटी गई थी। दोस्तों, सबसे पहले रबी की फसल है। जो रबी की फसल दोस्तों, ये अक्टूबर नवंबर ठंडी की शुरुआत में इनको बोया जाता है, और ठंडी खत्म होने के पश्चात मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। आपको पता होगा, इसमें एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये सभी दोस्तों ठंडी के महीनों में, जब आपके नवंबर दिसंबर चल रहा होता, जनवरी, तो दोस्तों फसलें आपको खेतों में दिखाई पड़ती हैं। कौन कौन सी? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई और अलसी। तो आपको हाईलाइट कर लेना, महत्वपूर्ण है, चलेगा। दोस्तों, खरीफ की फसल दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद हो जाती है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, उसके बाद दोस्तों इनको बोने की प्रक्रिया चालू होती है। फिलहाल दोस्तों उससे पहले ही बोया जाता है, तो आपको ध्यान रखना, जून जुलाई में इनको बो देते हैं। अब समय आ रहा है खरीफ फसल बोने का, जून जुलाई। और कब काटेंगे? ठंडी शुरू होने से पहले काट दिया जाएगा, नवंबर दिसंबर में। और दोस्तों इसमें धान देखो, अब आप लोग देखो, धान बोने समय आ रहा, धान बो रहे हैं कुछ लोग गन्ना लगाएंगे इस समय, तिलहन लगाएंगे, ज्वार बोएंगे, बाजरा बोएंगे और मक्का बोएंगे, अरहर बोएंगे। अरहर आपको ध्यान रखना है। कपास, कपास दोस्तों गर्मी के महीनों में। मूंगफली, आप लोग पता होगा नवंबर ठंडी महीनों में लोग अभी बोएंगे, और दोस्तों ठंडी महीनों में बड़े मूंगफली जो है गरम गरम खाएंगे, जुकाम भी हो जाता है, पता होगा आप लोगों को, चलेगा। मंडुआ दोस्तों, तिल और सोयाबीन। सोयाबीन दोस्तों खरीफ फसल है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको याद ना हो ना, कुछ ना करना, आसपास कहीं खेत तो वहां चले जाना, किसानों से बात करना, तुमको कुछ समझा देंगे और आपको याद हो जाएगा। तो खरीफ फसलें याद करना बहुत जरूरी है। परीक्षाओं में आ गया, सोयाबीन कैसी फसल है? खरीफ फसल है। मंडुआ किसकी? तिल, मूंगफली, कपास, अरहर, मक्का, बाजरा, ज्वार और दोस्तों धान, गन्ना, तिलहन, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये पढ़ा नहीं होगा अभी तुरंत न पढ़ते तो 99% लोग गलत करते हैं। मैं कह देता ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? आप सबके दिमाग में हमेशा जो है याद रखता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ सब एक ही तरह तो है, सब गर्मी वाली फसलें हैं। लेकिन दोस्तों जौ आपको ध्यान रखना है, रबी की फसल है, ठंडी के महीनों में। तो ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ मत लेना साथ में, जौ रबी की फसल होती, बाकी तीनों खरीफ फसल है। दोस्तों बात करते हैं गर्मा फसल। दोस्तों एक और है, इसमें नहीं दिखाया गया है। तीसरी फसल का नाम क्या था बताइए? एक फसल यहाँ पड़ी है, जायद की फसल। दोस्तों जायद की फसल आपको ध्यान रखना है, दोस्तों गर्मियों में जो है 2 महीने के लिए वही कह सकते हो जून जुलाई में बोई जाती है, और 2 महीने में ही काट ली जाती है। तो अगर ना लिखा हो तो वहां नोट कर लो, जायद की फसल होती है दोस्तों, ये गर्मियों में ही बोई जाती है, 2-3 महीने के लिए खेती होती है। और इसमें तरबूज, खरबूजा, कीड़, ककड़ी, खीरा, इस तरह की फसलें आती हैं। तो लिख लो जायद, एग्जाम्पल करके लिख लो, जायद डैश, जायद में खीरा, ककड़ी, खरबूजा, ये सब नोट कर लो। जायद इसमें नहीं लिखा किताब में, हमको लग रहा है हमारी में लिखा होगा, तो आपके में लिखा होगा। गर्मा फसल के नाम से ही तो जायद है। हाँ, गर्मा फसल के नाम से ही जायद है। यस। तो ऑब्लिक करके लिख लो। ऑब्लिक करके लिख लो और एग्जाम्पल बढ़ा लो 3-4 की। अगर जायद की फसल पूछेगा तो खरबूजा, तरबूज, चाहो तो अलग लिख लो, कंफ्यूजन होगा। जायद की फसल में खरबूजा, तरबूज, जो है खीरा, ककड़ी, ये 4 फसलें लिख लो, बहुत है, चलेगा। गर्मा फसल दोस्तों क्या होती है? ये दोस्तों एकदम गर्मी के टेम्परेचर में मई जून में बो दिया जाएगा और अगस्त में काट लिया जाता है, एकदम गर्म मौसम में। और इनकी मुख्य फसल राई, मक्का, ज्वार, जूट और मंडुआ। मतलब दोस्तों ज्वार बार खरीफ में भी आता है, लेकिन दोस्तों ये जल्दी काट लिया जाता है, अगस्त में ही काट लिया जाता है, मतलब ये खरीफ में भी आएगा और दोस्तों ये आपका गर्मा फसल में भी आएगा। तो एक बात तुम्हारे दिमाग में आई दोस्तों, गर्मा फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है।
ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दोस्तों कब बोई जा रही है, ये मई जून बोई जा रहे हैं, तो दोस्तों खरीफ ही मान के याद करिएगा। लेकिन अगर परीक्षा में पूछ ले कि गर्मा कौन सी, तब आपको छांटना पड़ेगा। हाईलाइट कर दिए हैं, चलेगा। प्रमुख अनुसंधान संस्थान लिखे हुए हैं, चलो इनको पढ़ देता हूँ, तुम लोग पहले भी याद करे बैठे होंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, उड़ीसा में, हाईलाइट करिएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में, हाईलाइट करिएगा। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, हाईलाइट करिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, समझिएगा, अगर प्रजनन पूछे तो कोयम्बटूर लगाना है और केवल अनुसंधान पूछे तो लखनऊ लगाना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर कर्नाटक, राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टायम केरल, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु और केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र पूना महाराष्ट्र और केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून। ये प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। इनमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, रट्टा मारना तो रट्टा मारिए बैठकर। चलिए इनको याद कर लीजिएगा, बाकी थोड़ा बच्चा